नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रचना श्रीवास्तव। तो आज का हमारा विषय है हेल्थ कंसर्न्स अमंग एडोलेसेंट्स, यानी कि एडोलेसेंट्स में स्वास्थ्य समस्याएं। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि एडोलेसेंट्स होते क्या हैं। तो 10 से 19 साल की उम्र के बच्चों को हम एडोलेसेंट्स कहते हैं, या हिंदी में हम कहें तो किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था में क्या क्या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, ये आज का हमारा विषय है। तो इस दौरान एक इवेंट होता है जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? प्यूबर्टी होता है जब हम उस उम्र में सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। तो इस लिहाज से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलाव देखने को मिलते हैं, और क्योंकि ये बदलाव इतने तीव्र होते हैं तो इसी के कारण इसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को समझना इम्पॉर्टेंट है ना। जब तक हम प्रॉब्लम समझेंगे नहीं, हम उसका कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम को मानें कि हाँ ये प्रॉब्लम है, उसको समझें, उसको आइडेंटिफाई करें, और फिर उसकी स्ट्रैटेजी बनाएं कि हम इसको कैसे ठीक करेंगे, और उस स्ट्रैटेजी को फिर हम लागू करें, उसको हम इम्प्लीमेंट करें, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो किशोरों के ये जितने भी हेल्थ कंसर्न्स हैं उनको बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके हम समझ सकते हैं। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, यानी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनको हम कैटेगराइज करके उनसे डील करेंगे। अगर हम बात करें फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ की, तो उसमें आते हैं सबसे पहले डिफेक्ट एट बर्थ, यानी कि जन्म के समय पे अगर कोई दोष होते हैं तो वो समस्याएं होती हैं। ये कई तरीके की समस्याएं हो सकती हैं कि भाई किसी के हार्ट में तकलीफ़ जन्म से ही होती है, किसी को कुछ शारीरिक बनावट में उसको तकलीफ़ होती है, किसी को कान से सुनाई नहीं देता है, हाँ किसी को क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप होता है, हालांकि तब तक ऑपरेशन हो चुका होता है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस बच जाते हैं जिनमें कुछ डिफेक्ट होता है और उनको उसका इलाज नहीं मिल पाता है। तो इनमें से ज़्यादातर बीमारियों का जो इलाज है वो सर्जिकल है, यानी कि ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं जिनके माध्यम से आप इनको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली उनमें जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, यानी कि कोई पोषक तत्वों की कमी। तो कौन कौन से पोषक तत्व हो सकते हैं? भारत में जनरली जो लड़कियां होती हैं किशोर अवस्था के दौरान, उनमें आयरन की बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है, और आयरन की कमी से उनको एनीमिया हो जाता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, हेल्थ इशू है अमंग एडोलेसेंट गर्ल्स। दूसरा है विटामिन डेफिशिएंसीज, विटामिन ए डेफिशिएंसी, बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी, सी की डेफिशिएंसी, डी की डेफिशिएंसी, ई की डेफिशिएंसी। सी की डेफिशिएंसी होती है तो आपके मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, स्कर्वी जिसको हम बोलते हैं। बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है, उसके कारण बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, तरह तरह के चेंजेस शरीर में देखने को मिलते हैं। फिर इसी तरीके से कुछ मिनरल डेफिशिएंसीज होती हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जिनकी हमें बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, आयोडीन है, जिंक है। ये सब हमारे खाने में मौजूद होना चाहिए, और जब नहीं होते हैं, कुछ कमी होती है, तो इसके अलग अलग लक्षण शरीर में दिखना शुरू हो जाते हैं। सबसे प्रमुख लक्षण जो दिखते हैं वो कैल्शियम की कमी के दिखते हैं। इसके अलावा एक जनरल कुपोषण होता है कि भाई मैल न्यूट्रिशन है, बच्चे को पूरा खाना नहीं मिल रहा है या कम खाना मिल रहा है, तो उसके कारण जितना उसका वज़न होना चाहिए, जितना उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से जितना उसका वज़न होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ये मैल न्यूट्रिशन की श्रेणी में आता है या कुपोषण की श्रेणी में आता है।
फिर होती है एक चीज़ स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है कि आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है ना। कुछ लोगों की हाइट नहीं बढ़ती, कुछ लड़कियों की हाइट नहीं बढ़ती, कुछ लड़कों की हाइट नहीं बढ़ती, तो उसके अलग अलग कारण होते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की श्रेणी में। फिर होती है एक चीज़ स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है कि आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है ना। कुछ लोगों की हाइट नहीं बढ़ती, कुछ लड़कियों की हाइट नहीं बढ़ती, कुछ लड़कों की हाइट नहीं बढ़ती, तो उसके अलग अलग कारण होते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की श्रेणी में आता है। और तीसरा है डिजीज़ेस, यानी कि जो बीमारियां हैं कॉमन, जिनको हम एक्चुअली कहते हैं कि हाँ ये बीमारी है। ऊपर की दोनों चीज़ें बीमारियां नहीं हैं, वो एक जन्म के दोष हैं और एक किसी चीज़ की कमी है, और तीसरी जो चीज़ है वो बीमारियां हैं। तो बीमारियां फिर आपके अलग अलग सिस्टम में हो सकती हैं। स्किन की बीमारियां हो सकती हैं, आपको तरह तरह के मुहासे हो गए, फुंसी हो गई, किसी को चकत्ते टाइप के निकल आते हैं, एलर्जिक कुछ हो जाता है, किसी को सफ़ेद दाग हो जाता है, तो अलग अलग किस्म की। ऐसे ही रेस्पिरेटरी संबंधित, श्वास संबंधी आपको कुछ बीमारियां हो सकती हैं। कुछ बच्चों को अस्थमा होता है, कुछ को COPD होता है, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ेस। इसकी श्रेणी में कुछ 4-5 बीमारियां आती हैं, वो सब। तो ये एक श्रेणी है। दूसरा है आपके GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित, पेट से संबंधित आपकी जो भी समस्याएं हैं। कीड़े, बच्चों में स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं उनमें कीड़ों की समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और ये भी एक मुख्य कारण है कुपोषण का। मतलब आप जितना खाते हो वो आपको लगता ही नहीं है। कहते हैं ना, ये खाता बहुत है लेकिन लगता नहीं है कुछ। तो उसका एक रीज़न होता है कि आप खा रहे हो लेकिन वो पोषक तत्व आपके शरीर को मिलने की बजाय वो जो अंदर कीड़े हैं वो आपका पोषण पूरा ले लेते हैं। तो भूख बहुत लगती है, खाता बहुत है लेकिन शरीर को नहीं लगता। तो ऐसे बच्चों में कीड़े होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कई तरीके की कान के, आँख के और गले के, नाक की बीमारियां जो होती हैं, जो भी है वो सारी कुछ उसके अंडर में आती हैं। एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव डिजीज़ेस हो सकते हैं, जैसे कि बताया अभी ऊपर, प्यूबर्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो सब इस एज में बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने की संभावना होती है। और बाकी जो कुछ अदर जनरल बीमारियां होती हैं, जैसे सर दर्द होता है, कई बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि बहुत सर दुख रहा है। माइग्रेन, कई बच्चे एकदम डायग्नोस्ड हो जाते हैं कि भाई इनको तो माइग्रेन है। UTIs है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जिसको हम कहते हैं कि भाई पेशाब में जलन हो रही है या बार बार पेशाब आ रही है, उस किस्म की समस्याएं होती हैं। नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, मतलब रात को कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वैसे तो ये छोटे बच्चे करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में ये चीज़ एक्सटेंड हो जाती है एक उम्र तक, तो वो भी रात को सोते समय बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। जब सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि उनका थोड़ा सा पेशाब हो गया है। तो ये समस्या कई बार खिंच जाती है 12, 13, 14 साल तक की, और इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा हीन भावना पैदा हो जाती है। उनको पता नहीं कि ये उनके संग में क्यों हो रहा है, और वो बहुत हीन खुद को महसूस करते हैं, और कई बार हंसते भी हैं लोग उन पर, लेकिन उनको ये समस्याएं होती हैं। और इसके अलावा चौथी किस्म की जो समस्याएं होती हैं वो डेवलपमेंटल इश्यूज़ होते हैं। जैसे वो बढ़ रहा होता है उनका शरीर, तो उससे संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं वो हो सकती हैं। जैसे कुछ देखने में प्रॉब्लम होती, कई लोगों को आँख की विजन इम्पेयरमेंट हो जाता है, कुछ लोगों को सुनने में तकलीफ़ होने लगती है, ऑडिटरी इम्पेयरमेंट हो जाता है। कुछ लोग जो लड़कियाँ होती हैं स्पेशली, उनको जो प्यूबर्टी होती है, जब उनका महीना जो शुरू होता है वो देर से शुरू होता है या फिर जल्दी हो जाती है, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। तो इस तरीके से अलग अलग किस्म के मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। इन्हीं 4 श्रेणियों में आप अपने जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं शारीरिक, वो सब इनमें आप कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरी जो समस्याएं होती हैं वो मानसिक तौर पर आती हैं, मानसिक तौर पर, या फिर हम कहते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में कई किस्म के डिसऑर्डर्स आते हैं, जिनमें प्रमुख जो एडोलेसेंट्स को, जो किशोरों को जो प्रभावित करते हैं, वो होते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिसऑर्डर्स, डिसरप्टिव बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। ADHD एक बहुत कॉमन चीज़ है जिसको हम बोलते हैं टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कुछ और भी डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं जो किशोरों को प्रभावित करते हैं।
तो इसमें अगर आपके बच्चे को या आपको खुद को महसूस होता है कि आपके खाने पीने की जो आदतें हैं वो ठीक नहीं है, या तो भूख बहुत कम लग रही है, एकदम वोराशियस हंगर, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगती है कि एकदम जैसे ही भूख लगी तुरंत बिल्कुल खाना चाहिए, बिल्कुल आप होल्ड नहीं कर सकते हैं, या जो भी इस किस्म की समस्याएं हैं जो नॉर्मल से अलग हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक किस्म की कंडीशन होती है जिसमें इंसान खुद को भूखा रखता है जानबूझकर। वो उसको लगता है कि मैं बहुत मोटा हो गया हूँ। ये जनरली लेडीज़ में, लड़कियों में देखने को मिलती है। उनको लगता है कि वो बहुत मोटी हो गई हैं और वो जानबूझ के खुद को भूखा रखती हैं और वो दुबली होती चली जाती हैं। जो न्यूट्रिशन उनको जो चाहिए होता है, जो पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, वो उनको नहीं मिल पाते और उसके कारण उनमें और भी दूसरी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। तो ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है। बुलिमिया एक चीज़ होती है जिसमें आपको कभी कभी एकदम भूख लगती है और कभी कभी बिल्कुल भूख नहीं लगती। ये दोनों कंडीशंस ऑल्टरनेट करती हैं, कभी ऐसा है कभी वैसा है, कभी ऐसा है कभी वैसा है। तो इस किस्म के ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, कुछ बच्चों को पढ़ने में कुछ दिक्कत होती है, वो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, या अंग्रेज़ी की भाषा को उनको समझने में और बच्चों के मुकाबले और बच्चे बड़ी जल्दी कर लेते हैं, इस बच्चे को बड़ा टाइम लगता है, या स्पेलिंग का कुछ एरर कर देते हैं। ए लिखना है तो बी लिखना है तो डी लिख दिया, या ए लिखना था सी लिख दिया, कुछ ऐसा कुछ चेंज करते रहते हैं। तो ये भी एक लर्निंग डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है। दूसरा बच्चों में बहुत कॉमन जो देखने मिलता है किशोरावस्था में, वो होता है डिसरप्टिव बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। उनके अंदर बिहेवियर के कुछ अजीब से पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, एकदम कंडक्ट डिसऑर्डर की श्रेणी में। जो आपको जैसा कंडक्ट करना चाहिए, जैसा आपको बर्ताव करना चाहिए दूसरों से, वैसा आप नहीं कर पाते। बहुत तेज़ गुस्सा आया एकदम, और इतना गुस्सा के सामान फेंक दिए, चीज़ें फेंक दिए। तो इस किस्म के जो भी आते हैं वो सब आपके बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की श्रेणी में। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। वैसे तो ये ज़्यादातर 10 साल से कम उम्र के बच्चों में देखने को मिलता है, लेकिन कई बार ये किशोर अवस्था तक भी एक्सटेंड हो सकता है और उनमें भी देखने को मिलता है। वो बहुत ज़्यादा इस किस्म के बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब बिल्कुल आप उनको शांत बिठा नहीं सकते। आप उनसे कहिए कि आप यहाँ पर बैठिए आराम से, तो वो बैठ नहीं सकते। वो हिलते ही रहेंगे, वो कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, वो फिर उठ जाएंगे, फिर कुछ करेंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर उधर जाएंगे। और कंसंट्रेशन इन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, शांत नहीं बैठ सकते। ऐसे ही कुछ बच्चों में पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आने लगते हैं। उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बिल्कुल अपने आप को एकदम हीन भावना आ जाती है उनके अंदर, एकदम लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है, कोई पर्सनालिटी उनकी नहीं होती है। और इस समय पर्सनालिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है आगे के लिए जब आपको तैयारी करनी है, और यही चीज़ आपकी कमज़ोर है। तो ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आता है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट हेल्थ कंसर्न्स जो किशोरों के हैं वो हैं इमोशनल या फिर सोशल हेल्थ इश्यूज़। सामाजिक तौर पर वो कैसे हैं, भावनात्मक तौर पर वो कैसे हैं। तो उनमें डिप्रेशन की समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इतना ज़्यादा अवसाद, इतना ज़्यादा वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा वो हमेशा नेगेटिव सोचने लगते हैं कि ज़रा सा कुछ हुआ नहीं, और एकदम कई बच्चों में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। एकदम सोचते हैं कि भाई अब तो कुछ बचा नहीं है दुनिया में, हम तो बस जाएं और आत्महत्या कर लें, बस यही एक चीज़ है, यही एक उपाय है। तो इतना नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत डेंजरस कंडीशंस होती हैं और इनको बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए और इनका इलाज करवाना चाहिए। दूसरी एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। इसमें जनरल एंजाइटी, सोशल एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स। आप घबराना शुरू कर देते हैं, ज़रा सा किसी के सामने बोल नहीं पा रहे हैं, कोई नए इंसान आया है तो आप एकदम डर रहे हैं, दुबक रहे हैं। भाई क्लास में कुछ करना है आपको, कोई प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप घबरा रहे हो। आपको 10 लोगों के सामने बोलना है तो आप बोल नहीं पा रहे हो, एकदम काँप रहे हो, या घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही, पसीना आ गया, नहीं बोल पा रहे। इस किस्म की चीज़ें आपको एंजाइटी डिसऑर्डर्स में देखने को मिलेंगी। एक और चीज़ होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं OCD। इसमें बच्चा बार बार एक ही चीज़ करता है,
जैसे इसमें हाथ धोने की आदत होती है, कई बच्चों को बार बार हाथ धोएंगे, बार बार हाथ धोएंगे, बार बार उनको ये लगेगा कि हम इसको साफ़ कर दें, उसको साफ़ कर दें। एक तरीके का उनमें रेपिटेटिव बिहेवियर देखने को मिलता है, बार बार वही चीज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये मूड डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें आपकी मूड की प्रॉब्लम हो जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर भी यही है एक, कि कभी आप एकदम अच्छे हो, कभी आप एकदम बुरे हो गए हो, दोनों आप पेंडुलम की तरह झूल रहे हो दो कंडीशंस के बीच में, दो ऑपोजिट कंडीशंस के बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि आपका बच्चा यदि नॉर्मल नहीं है, उसको कुछ भी चीज़ नॉर्मल से अलग है, तो कई बार हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते ही नहीं हैं। हम ये नहीं समझते कि हो सकता है कि ये दवाई इसको सही समय पे मिल जाए तो ये सही हो जाए, और हो सकता है इसकी ये समस्या हो कुछ, पर हम उसको समस्या ना मान के हम कहते हैं ये तो नेचर है भाई, वो ऐसा है, ये बच्चा ऐसी है, उसका स्वभाव है। हम उसको स्वभाव का नाम देकर और उस चीज़ को हम टाल देते हैं। तो ये नहीं करना है। कोई भी आपको लगे कि ये एबनॉर्मल चीज़ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको इतना गुस्सा क्यों आता है, इसको ये, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, है ना। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये इसको हम बीमारी माने कि नहीं माने, या बीमारी की शुरुआत माने कि नहीं माने, तो कंसल्ट करिए, पूछिए कि क्या हमारा बच्चा इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हो सकता है आप समय रहते चीज़ को रोक दें तो आप आगे आने वाली समस्याओं से। तो क्या है इसके जनरल मैनेजमेंट, आप कैसे इस चीज़ को संभाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी इस चीज़ का कारण है, जो भी अंडरलाइंग कॉज है, जो कारण है, उसको हिट करिए, उस कारण को हटाइए, तो समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। जैसे डिफेक्ट एट बर्थ है, अगर बच्चे में कुछ जन्मजात दोष है उसके शरीर में, तो उस चीज़ का इलाज कराइए, ढूंढिए, पता करिए कि कहाँ इसका इलाज होता है, कहाँ इसका ऑपरेशन होता है, कहाँ इसकी चीज़ों, दुनिया में आप ढूंढे निकलेंगे, आपको सोल्यूशन मिलेंगे। तो उस कॉज को ढूंढिए, ऑपरेटिव प्रोसीजर्स जो पॉसिबल हो सकते हैं डिफेक्टेड बर्थ्स के, वो कराइए, ताकि आपके बच्चे को उससे कुछ हीन भावना पैदा ना हो जाए। नहीं तो उसमें कुछ डिफेक्ट है और वो रह गया तो उसके अंदर वो हीन भावना आ जाती है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, बाकी सब नॉर्मल है, मैं एबनॉर्मल हूँ। वो अपने आप को कम आंकना शुरू कर देता है। दूसरा एक चीज़ है जिसमें सेक्सुअल वायलेंस, ये इस चीज़ पर हम बहुत कम बात करते हैं, और लेकिन ये हमारे समाज में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो अगर ऐसा आपके जानकारी में आता है, आपको शक होता है, तो स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए, लीगल एक्शन लीजिए, अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए। सरकार का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है। हम लोग कई बार सरकार के योजनाओं प्रोग्राम्स के बारे में जानते नहीं हैं और इस कारण से हम उसका लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं। तो इसमें एक प्रोग्राम चलता है अर्श का फुल फॉर्म होता है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। तो इसके अंतर्गत काफ़ी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से, अगर आप गांव में रहते हैं, तो अपनी आशा कार्यकर्ता जो है उससे कांटेक्ट करिए और आपको काफ़ी डिटेल्स इम्पोर्टेंट हो सकता है, कुछ हेल्प अगर चाहिए तो मिल सकती है। अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, बच्चे को किसी चीज़ की कमी है, तो आप उसका न्यूट्रिशन में सुधार करिए। उसको अगर आयरन की कमी है तो आयरन कोशिश करिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। वाइटामिन्स की कमी है तो वाइटामिन्स की कमी के लिए स्पेशली दूर करने की कोशिश कीजिए। हाइजीन और सैनिटेशन, खुद का पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ़ सफाई और आसपास अपने वातावरण की साफ़ सफाई, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बीमारी को दूर भगाना है तो खुद को साफ़ रहना है और आसपास गंदगी बिल्कुल नहीं फैलने देनी है। और चौथी चीज़ है कि हमेशा बच्चे को इंश्योर करिए कि वो बैठा या लेटा नहीं है बहुत देर तक। उसको कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए या एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा सुस्त है या लेटा हुआ है या आराम कर रहा है या थक जा रहा है जल्दी, तो इस चीज़ पर गौर करिए और उसका चेकअप कराइए। तो ये जनरल मैनेजमेंट था। अब इसी में पेरेंट्स और गार्जियंस का यही रोल है कि आपको वॉच करना है कि आपका बच्चा नॉर्मल है या नहीं। अगर नॉर्मल से ज़रा भी उसकी कंडीशन डिविएट हो रही है तो तुरंत एक्टिव हो जाइए, स्पेशली मेंटल डिजीज़ और इमोशनल डिजीज़ के केसेस में, क्योंकि WHO का कहना है कि जितनी भी मानसिक
या भावनात्मक जो भी समस्याएं हैं वो सब 14 साल की उम्र से शुरू हो जाती हैं, आधी उनमें से लगभग आधी। और ये सब आप समझ ही नहीं पाते हो कि ये प्रॉब्लम है, अनडिटेक्टेड और अनट्रीटेड रहती हैं ये, और ये आगे चल के फिर विकट समस्याएं बन जाती हैं। तो उसके लिए आप अपने बच्चे की समस्या को समझिए और जो भी ज़रूरी स्टेप्स हैं वो सब लीजिए, और देखिए कि बच्चा अपने दोस्तों से आपसे सबसे हिला मिला है या नहीं हिला मिला है। और कभी भी उनके ऊपर अपनी राय थोपने की कोशिश ना करें, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, अब किशोर हो गए हैं और अब आगे युवा अवस्था में पहुंचेंगे। तो इस समय पर आप उनके पेरेंट्स ना हो के, गार्जियंस ना हो के, आप उनके साथ एक दोस्ताना व्यवहार रखिए, उनके दोस्त बनिए, ताकि वो खुलकर अपनी प्रॉब्लम आपसे कह सकें, वो हिचकिचाएं नहीं, वो डरे नहीं अपनी बात कहने से। क्योंकि हम देखते हैं कि पेरेंट्स इस एज में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो जाते हैं एकदम, कि बच्चे डर जाते हैं। बच्चे सोचते हैं हम इनको बताएंगे तो हमको डांट पड़ेगी, तो बच्चे छुपाते हैं, फिर छुपाना शुरू कर देते हैं, और वो छुपाना गलत हो जाता है, और समस्या आपको समय रहते पता नहीं चल पाती। कई बच्चों के ऐसे इतना दुखद होता है कि वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि वो बच्चे के संग में ये समस्या थी, और माँ बाप कहते हैं भाई हमको पता ही नहीं था, हमको पता होता तो हम कुछ करते, ये तो कोई समस्या ही नहीं थी। तो उस एज ग्रुप के लिए जो अपने आप में ही है, उसके लिए वो समस्या इतनी विकट हो जाती है, इतना बड़ा रूप धारण कर लेती है कि वो उसको कोई और उपाय रास्ता नहीं सूझता। तो बच्चों के लिए ये है कि आप हमेशा मदद मांगने से पीछे ना हटें, और पेरेंट्स के लिए रोल है कि आप इस चीज़ को वॉच करें और ऐसा स्पेस दें बच्चों को कि वो आपसे खुलकर बात कर सकें। क्योंकि मैं एक होम्योपैथ हूँ, तो अब हम बात करेंगे इसमें कि इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है, होम्योपैथी अपना क्या योगदान इस क्षेत्र में दे सकती है। तो होम्योपैथी में होता है इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान, जिसे हम कहते हैं ITP, यानी कि हम प्रत्येक इंडिविजुअल को उसकी समस्याओं के हिसाब से ट्रीट करते हैं। जैसी समस्या है उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और उसको समाधान दिया जाता है। यानी कि सेम समस्या के सेम लोगों को सेम ट्रीटमेंट हम नहीं दे सकते हैं। चाहे आपकी समस्या सेम भी हो, लेकिन हमें फिर भी आपसे 1-to-1 कंसल्टेशन करना पड़ेगी, और उसमें आपका इंडिविजुअलाइज्ड एक ट्रीटमेंट प्लान है जो तैयार करना होगा। तो अभी हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स की बात की, विस्तृत रूप से हमने सारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तौर पर जितनी समस्याएं हैं किशोरों की, सब के बारे में बात की, और वो सारी समस्याएं, लगभग सारी समस्याओं को हम होम्योपैथी के माध्यम से ट्रीट कर सकते हैं, सिवाय डिफेक्ट एट बर्थ के। जो आपके जन्म दोष होते हैं उसमें आपको कुछ ऑपरेटिव प्रोसीजर्स की ज़रूरत होती है, उनको छोड़कर बाकी सारी समस्याओं का समाधान होम्योपैथी में आपको मिल सकता है। स्पेशली डीवॉर्मिंग के केस में, जिन बच्चों में आपको लगता है कि कीड़े हैं, तो उन बच्चों को स्पेशली आप होम्योपैथी का इलाज ज़रूर करवाएं, ताकि उनकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, जो उनमें पोषक तत्वों की कमी है, हो सकता है वो खाने की कमी के कारण ना हो बल्कि कीड़ों की समस्या के कारण हो, तो वो ज़रूर कराएं। बाकी मेटाबॉलिज्म करेक्शन होता है, जितनी भी आयंस मिनरल्स हमको चाहिए होते हैं, उनका जो मेटाबॉलिज्म है कई बार वो डिफेक्टिव होता है, उसके कारण से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन या प्रॉपर यूटिलाइजेशन उस चीज़ का नहीं हो पाता है। तो वो हम होम्योपैथी के माध्यम से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्लस काउंसलिंग, कई बार कुछ समस्याओं में दवा की नहीं, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, बात करने की ज़रूरत होती है, तो हम इन सारे मुद्दों पर काउंसलिंग भी देते हैं। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो ऑलरेडी स्वस्थ हैं, जिनको अब तक बताई गई बीमारियों में से कोई भी लक्षण नहीं देखे गए। तो वो स्वस्थ बच्चे कैसे अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करें और कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखें, उसके लिए कुछ टिप्स। तो क्या हैं वो टिप्स? आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है, खाना अच्छा खाना है, हमेशा फ्रेश खाना खाना है, कुछ चीज़ों को अपने खाने में से हमेशा अवॉइड करना है,
और इन बच्चों में स्पेशली लड़कों में सब्सटेंस अब्यूज़, आप लोगों ने एक शब्द देखा होगा यहाँ पर, यानी कि उनमें एडिक्शन हो जाता है कई चीज़ों के प्रति, कई गलत आदतें उनमें पड़ जाती हैं। आपस में एक दूसरे को हम सिखा देते हैं ये सब चीज़ें, कि तंबाकू वो किसी भी फॉर्म में लेना शुरू कर देते हैं, या शराब किसी भी तरीके की लेना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ड्रग्स में भी पड़ जाते हैं। ये शहरों में भी है, गाँवों में भी है, दोनों जगहों पर। शहरों में कुछ अलग किस्म के ड्रग्स होते हैं और गाँव में कुछ अलग किस्म के ड्रग्स होते हैं जो नॉर्मली मिलते हैं, तो उसमें पड़ जाते हैं। तो इन सब आदतों से हमेशा हमेशा बच के रहना है। हमेशा अपने मन को अच्छा रखना है, अच्छी भावनाएं रखनी है, माइंड को रिलैक्स करना है, अच्छी नींद लेनी है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ इस उम्र में खूब करनी है, खूब खेल खेलना है, और हमेशा अपने शरीर को और आसपास के वातावरण को साफ रखना है। और हमें आपस में, क्योंकि अब ये कोविड-19 का समय चल रहा है, तो हमें, क्योंकि हमारा मिलना जुलना कम है, लेकिन फिर भी हमें आपस में सबसे, चाहे फ़ोन के माध्यम से, चाहे कैसे भी, हमें लेकिन सबसे संपर्क बना के रखना है, हमें सबसे बात करनी है और अच्छे से हिल मिल के रहना है। तो एक क्या मैसेज कोविड-19 ने हम सबको दिया है, वो क्या है? होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। हमें अच्छे से अच्छे के लिए हमेशा उम्मीद तो करनी चाहिए, लेकिन बुरे से बुरे के लिए तैयार भी रहना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।